एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस री एग्ज़ाम को लेकर। आपको पता है कि आपके 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने हैं और मैंने जितने भी प्लेलिस्ट पहले के थे वो सभी के लिंक अवेलेबल करा दिए थे आपको टेलीग्राम पर, और आपको सिलेबस भी फिर से बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी अभ्यर्थी सीरियस होंगे इस परीक्षा को लेके वो अपनी जो है रिवीजन प्रैक्टिस शुरू भी कर चुके होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आपके कंप्यूटर के बेस्ट इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में मैं क्वेश्चन कराऊंगी। साथ ही जितने भी एमसीक्यू फॉर्म में आप क्वेश्चन देखेंगे उससे कई प्रश्न आपके बनेंगे, आपको उससे सीखने को मिलेगा। अगर आप एक प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड जब कभी भी जो उसके ऑप्शन दिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर ले जाएंगे। आज मैंने जो आपके क्वेश्चन लिए हैं, आपके जो 29 जून यानी जब अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो चुका है, उसमें देखा होगा जो लोगों ने परीक्षा दी है उनको पता है कि उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए थे। आपका ये जो सेक्शन है ये आपके जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में कई सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी अदर साइंस है आपका, उसी में आपका कंप्यूटर भी है। तो मैंने और जो क्लासेस थी वो तो आपको दी है। कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं आप भी दूंगी, और इसी में आपको कुछ जो ज़रूरी है कॉन्सेप्ट उसको भी, सारी चीज़ों को मैंने इसी में इंक्लूड किया है। ये कंप्यूटर का ये पहला वीडियो रहेगा रिवीजन क्लास के पर्पज़ से। जैसा भी रहेगा फिर नेक्स्ट हम आपको जल्दी उसकी और भी क्लास दे देंगे ताकि अपना रिवीजन कर लें। एक बात और ध्यान रखें, अगर आपके पास खुद के नोट्स हो, सब कुछ हो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़िएगा, कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको इससे पढ़ने की। और जिनको ज़रूरत है वो इसको देख सकते हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों ने जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज किए थे कि आपको रिवीजन क्लासेस दी जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ही जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको दे रही हूँ। एक बात और सुन लेंगे आप सभी लोग थोड़ा सा, वो ये है कि जो कंप्यूटर की अभी मैं आपको चीज़ें कराऊंगी ये इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, शुरुआती क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपके मेमोरी से क्वेश्चन बनते हैं, डिवाइसों से क्वेश्चन बनते हैं। तो जहाँ कहीं भी कंप्यूटर की संभावना होगी आने की एग्ज़ाम में, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा फुल फॉर्म और इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म, जैसे 10-12 फुल फॉर्म जो कि चांस होंगे उसमें से ही आ जाए आपका, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास अगर ल्यूसेंट होगी कंप्यूटर की तो उससे आप पढ़ लेंगे। मैंने ल्यूसेंट से ही कुछ चीज़ें इंक्लूड कर ली क्योंकि इतना समय नहीं है कि अलग से उसको बनाया जाए, इस वजह से। ठीक है, और जो बताया जाएगा उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए, और एक एक चीज़ों को अच्छे से आप समझिएगा। जिनको आता होगा वो सॉल्व भी करते चलेंगे क्वेश्चन को और समझते चलेंगे। आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये आपको मैं केवल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा एग्ज़ाम का लेवल, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत अच्छे से डीप नॉलेज नहीं है अगर कंप्यूटर की तो भी चलेगा। जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको ज़रूर से रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर आपके पास आपने पहले से पढ़ाई की तो उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका कि कंप्यूटर में जो CPU है वो क्या है, यानी पूछा जा रहा है आपसे CPU का फुल फॉर्म। ये तो बहुत ही बेसिक है, और चूंकि आपका पेपर MTS का है तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो CPU का मतलब क्या होता है, इसको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको किताब के नाम भी बता दिए हैं। ल्यूसेंट एक पतली सी किताब आती है, बहुत ही पतली है, आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, आप उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। सब कुछ पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है आपको, शुरुआत के कुछ पढ़ लीजिएगा, लास्ट के, बीच के जैसे उसमें दिया हुआ है जैसे नंबर सिस्टम है वो सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आगे देखेंगे, ALU का पूरा नाम क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप देख लेंगे, इस तरीके से आपको आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, CPU निम्नलिखित में से क्या है। जो ये बाद में देखेंगे वीडियो, वो काम करेंगे। पहले क्वेश्चन मैं जब बोलूँ तो आप उसको वीडियो को रोकिएगा, मतलब पॉज कर लीजिएगा, खुद से आंसर दीजिएगा, फिर प्ले करिएगा, ताकि आपको पता चले आप राइट आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो CPU निम्नलिखित में से क्या है, क्या कोई चिप है, या बॉक्स है, सर्किट है, या पेरिफेरल है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि ये क्या है। तो CPU जो है इसमें से क्या है, इसमें से कुछ नहीं है। क्या ये कोई चिप है, मेमोरी है केवल CPU, क्या, या बॉक्स है, या सर्किट है, या पेरिफेरल है, आपको इसमें से बताना है। या इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका अगर देखा जाए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे,
कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी काम क्या है। बुनियादी काम मतलब बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेट करता है कंप्यूटर, वो क्या है आपको बताना है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है। देखिए इसकी हिंदी लिखी है, जो है आंकिक कार्य, और तार्किक कार्य मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस, और डेटा स्टोरेज, या ये सभी जो कंप्यूटर है कौन कौन से काम करता है। देखिए कंप्यूटर एक ऐसी लैंग्वेज है, कुछ चीज़ें जो आपकी इंग्लिश में होती हैं उसको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, और जब हिंदी में भी आप देखेंगे, जैसे यहाँ भले ही आंकिक कार्य लिखा है, लेकिन इसको हिंदी में भी आप देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखा रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश को भी देखते चलेंगे, इसमें कंप्यूटर में जो है दोनों में थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। देखेंगे तो कंप्यूटर का क्या काम होता है, अर्थमेटिक काम करता है। बिल्कुल, अर्थमेटिक का क्या काम होता है, मतलब जो जोड़ गुणा भाग ये सब होते हैं ना, कैलकुलेशन वाली चीज़ें, उसी को अर्थमेटिक की बात कही जा रही है। लॉजिकल काम करता है, डेटा को संग्रह भी करता है, तो इसका मतलब ये तीनों काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे कंप्यूटर का जो दिमाग है वो क्या कहलाता है। देखिएगा कंप्यूटर का दिमाग का मतलब पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे, तो किसको कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था सीपीयू के बारे में कि इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो यही है। आपका दिमाग, जैसे अगर आप कोई चीज़, मेमोरी आपके दिमाग में होती है ना, आपको कोई चीज़ कैसे याद रहती है, आपकी मेमोरी है, आपके माइंड में है, तो ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर की हर चीज़, डेटा स्टोर से लेके हर काम कहाँ होता है, तो सीपीयू में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। आगे देखेंगे कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दूँ, ताकि इससे कोई क्वेश्चन बने तो आप कर ले। फिलहाल इसका पहले आंसर बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझिएगा। लिखा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे, तो जो कंप्यूटर में डेटा जाते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसको समझिएगा। देखिएगा जब भी आप कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इनपुट है हमारा, बीच में प्रोसेसिंग है, यानी ये काम चल रहा है, और यहाँ पर हम बना देते हैं आउटपुट। ठीक है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, इनपुट और आउटपुट है। जब हम कोई काम करते हैं, मतलब देने का काम करेंगे, यहीं से आपको डिवाइस भी समझ में आ जाएगी। आपके पेपर में पूछा जाता है ना, इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिससे कि हम कोई चीज़ देने का काम करेंगे। जैसे कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, कोई चीज़ देते हैं ना, लिखते हैं उसको, क्या जो लिखते हैं वो दिखाई आपको कहाँ देता है, वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है, या तो आप जब उसका प्रिंट आउट प्रिंटर से निकालते हैं तो आपको दिखाई देता है। मतलब ऐसा डिवाइस जिससे हम कुछ देने का काम करें, वो आपका इनपुट होता है। जबकि प्रोसेसिंग के बाद जहाँ पर रिजल्ट हमें दिखाई देगा, रिजल्ट किसी भी मीडियम से हो सकता है, यानी रिजल्ट का कोई भी माध्यम हो सकता है, जहाँ हमें रिजल्ट दिखाई दे वो हमारा क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो गया और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, ये इनपुट है। तो इनपुट में क्या होता है, कोई भी काम हम करते हैं, देते हैं, तो जो सीपीयू है, मान लीजिए यहाँ पे सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू में सारा प्रोसेसिंग होता है, आप इनपुट को देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम बी से है, बी उसका नाम है किसी भी कैंडिडेट का, उसको बी नाम की फाइल खोलनी है, तो आप माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, कंप्यूटर को, कि आपको जो है बी नाम की फाइल ओपन होनी है। तो जैसे ही आप देने का काम करेंगे बी को, तो बी का जो ओपन कर रहे हैं आप, वो किससे कर रहे हैं, माउस के द्वारा। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये आपका हुआ। लेकिन सीपीयू में क्या है, मेमोरी है, मेमोरी में सब कुछ सेव है, वहीं से क्लिक हुआ और आपको आउटपुट यानी मॉनिटर पे बी नाम की फाइल ओपन होके दिखाई दे दी। तो जो ये बी नाम की फाइल ओपन होके दिखाई दी, जहाँ पर दिखाई दी, जहाँ पर रिजल्ट मिला, वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। जिससे हमने काम किया, जिससे देने का काम किया, वो इनपुट होता है और उसी को इनपुट डिवाइस कहते हैं। बीच में जो काम होते हैं जो आप नहीं देख पाते, वो प्रोसेसिंग होती है। जैसे अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैंने यहाँ से बोला, और आप अपने जैसे मान लो हेडफोन लगा के पढ़ रहे हो, या ऐसे भी आपको अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या टैब से पढ़ो, या कंप्यूटर से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो जो स्पीकर है, स्पीकर क्या काम कर रहा है, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है। मैं जैसे बोलने का काम क्या होता है, माइक्रोफोन का होता है। मैं बोलूँगी माइक्रोफोन में, लेकिन आपको सुनाई किस में दे रहा होगा, स्पीकर में। आपके मोबाइल फ़ोन में भी तो स्पीकर लगा है, तभी तो आप सुन पा रहे हैं उसको। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें होती है। स्पीकर कैसी डिवाइस से पूछ लिया जाए, तो वो आउटपुट डिवाइस है। जबकि माइक्रोफोन क्या
क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। और आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, खूब बनते हैं। तो मैंने कहा ना, मैं आपको जो आज चीज़ें दे रही हूँ कंप्यूटर में मोस्ट रिपीटेड है, ये हमेशा चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो हम इनपुट कहते हैं। आगे देखेंगे, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। पेरिफेरल के द्वारा होता है, मेमोरी के द्वारा होगा, स्टोरेज के द्वारा होगा, या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू का देखिए, सीपीयू में ही तो सब कुछ लगा है, इसमें मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सब कुछ इसी में होता है आपका। तो जब आप इनपुट देंगे, आउटपुट में रूपांतरण मतलब इनपुट दिया हुआ जो चीज़ है, आउटपुट कब दिखाई देगा, किस में होगा, के जाएगा, या कौन मीडियम का काम करेगा, तो वो सीपीयू। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। देखेंगे कंप्यूटर क्या है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर आप हमेशा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ये। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, बस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा है। मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट आउटपुट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं। अभी हमने शुरू में ही आपको एक फुल फॉर्म बताया था, वो था ALU का, और मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जहाँ पर भी जोड़, गुणा, भाग की बात आती है, मैंने शुरू में ही बताया, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको ही ALU आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आउटपुट क्या है। अभी हमने आपको इनपुट भी बताया कि जब हम कोई चीज़ देते हैं, देने का काम करें, वो इनपुट है। यहाँ आउटपुट पूछ रहा है क्या है, जहाँ हमें रिजल्ट प्राप्त हो। तो इस ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या आंसर सही हो सकता है। जैसे देखेंगे, वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, अगर कोई चीज़ लेगा तो वो इनपुट होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन दिया, वह जो यूजर प्रोसेसर को देता है, तो प्रोसेसर को, ये भी नहीं हो सकता। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, या वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, तो वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, मतलब जो आप यूजर हैं, ठीक है, आपको दे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए जो ऑप्शन दिए लहजा लगभग सेम है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात और बता दूं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बाय मिस्टेक किसी ऑप्शन में मुझसे चूक हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको पिन कर दिया जाए, ताकि बाकी लोग भी देख लें। क्या होता है, जब कोई चीज़ बताई जाती है ना, एक फ्लो होता है, निकल जाता है कभी कभी, बोल माइंड में कुछ और होता है, निकल कुछ और जाता है। तो ऐसा मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, हो भी सकता है। अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। मतलब इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग जो डिवाइस होगी, अभी आपको बताया ना हमने, इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती, उनके जो समूह को का निरूपण का मतलब है जो उसको इंडिकेट करता है, किस कौन करता है। क्या सर्किट बोर्ड करेगा, मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, या कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा करता है कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर है समझिएगा, जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को चलाना होता है, तो कम से कम आपको क्या क्या चाहिए होता है। कम से कम मैं पूछ रही हूँ, पहली बात तो आपको एक मॉनिटर चाहिए, मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रही, मैं डेस्कटॉप की बात कर रही हूँ। एक मॉनिटर आपके पास होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, माउस आपके पास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो होनी ही होनी चाहिए। प्रिंटर आप रख सकते हो एक्स्ट्रा डिवाइस में, भाई हमें प्रिंट आउट की ज़रूरत होगी, आप गाना सुनने के शौकीन हैं या कुछ भी, तो आप यहाँ पे स्क्रीन, आप यहाँ पे स्पीकर लगा सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे अलग से अपना मेमोरी के लिए अलग से पेन ड्राइव ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप अलग से, वेब कैम आप अलग से लगा सकते हैं। तो ये सब हम एक्स्ट्रा डिवाइस, लेकिन कम से कम आपको कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर होना चाहिए। तो इन जो चारों डिवाइसेज हैं, इसमें क्या है, इनपुट भी है, उसमें आउटपुट भी है, और प्रोसेसिंग डिवाइस भी शामिल है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, आपको बताना है। कंप्यूटर ऐसा क्या है जो नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग। क्या कंप्यूटर समझता है, बिल्कुल नहीं समझता। वो देखिए, कंप्यूटर को मानव ने बनाया है ना, ह्यूमन ने ही तो उसको बनाया है। वो उतनी ही चीज़ें समझता है जो उसके अंदर फीड है, जो उसमें नहीं है आप एक्स्ट्रा समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। वो वही काम करता है जो उसको, एक तरीके से रोबोट है, रोबोट का जैसा लॉजिक, जैसा सिस्टम बना दिया गया, वो उतना ही काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में। कहाँ होती है, तो सीपीयू में होगी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ALU जो है परिचालन संपन्न करता है। ALU के बारे में देखिए बार बार ये रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी हमने बताया था ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो वही ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिएगा। दिया हुआ है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है इनपुट डिवाइस नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था ना पहचानने का तरीका कि आप कैसे पहचानेंगे कि इनपुट है या नहीं है, तो आपको नहीं है वाला बताना है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, सीधे सीधे ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, आपको भी मैंने बताया। तो इसको छोड़ के बाकी आपका जॉयस्टिक है और मैग्नेटिक डिस्क है, ये सभी हमारे इनपुट है। देखिए जॉयस्टिक क्या होता है, इसको जॉयस्टिक को गेमिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगर आप लोग वीडियो गेम खेलते होंगे तो जॉयस्टिक का यूज़ किए होंगे। लाइट पेन भी हमारा इनपुट और गेमिंग डिवाइस दोनों होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है, बताना है आपको। क्या कोई चीज़ छापने का काम होता है, या टाइप करने का होता है, या इनपुट करना होता है, या उपरोक्त सभी। देखिए छापना का मतलब यहाँ पे प्रिंट करने से है, तो प्रिंट तो नहीं करेगा। इनपुट करने का काम तो होता है, उसका इनपुट ही तो देता है। टाइप करता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे छापना वाला जो दे दिया है ए न सही है। इस वजह से अगर ऑप्शन में ये रहता कि बी एंड सी सही है तो हम ऑप्शन करते, लेकिन ये सबसे सुटेबल आंसर यहाँ पर इनपुट करना हो जाएगा। ठीक है, टाइप करना भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन हमको ऑप्शन को देखते हुए करेक्ट करना है। अगर हम वो प्रयुक्त तो सभी में लगा देंगे तो यहाँ छापने का मतलब, अब इसका छापने का मतलब क्या है, टाइप करने से अगर होता तो दोनों ऑप्शन ही क्यों देता। छापने का मतलब हम यहाँ प्रिंट करने से ले रहे हैं, तो प्रिंट तो ये करेगा नहीं ना, इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट करना। ठीक है, आगे देखेंगे, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये तो सबको पता चल चुका होगा कैसा है, ये इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होते हैं उसमें एफ को हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। ठीक है, फंक्शन की, तो वही पूछा है जो फंक्शन की है उसके बटन की संख्या कितनी होती है। देखिए 9 दिया है, 10, 11, 12, 20 ऐसे पूछा है, तो राइट आंसर 12 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 13 ऑप्शन रहता, सपोज करिए 13 होता तो 13 सही होता, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि 13 क्यों होता तो सही होता। समझा देती हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कि कीबोर्ड है आपका, ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे पार्ट डिवाइड होते हैं, यहाँ न्यूमेरिक्स की होती है, 1 2 3 4 यहाँ लिखा होता है ना, और यहाँ पर आपके जो है अलग से की होती है, एरो की होती है, और यहाँ पे होम की रहती है, अप डाउन ये सब रहता है। फिर यहाँ पर आप देखते होंगे अल्फ़ाबेट रहता है, जैसे ABCD इस तरीके से पूरा रहता है। फिर जस्ट उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिक की रहता है। न्यूमेरिक की का मतलब क्या है, वही आपका 0 1 2 3 ऐसे। फिर यहीं पे आपको जो है फंक्शन की लिखे होते हैं यहाँ पर, इस तरीके से मैं केवल उन्हीं को बना रही हूँ। ऐसे लिखा होता है ना, F1 F2 F3 ऐसे करके कहाँ तक रहता है, 12 तक रहता है। लेकिन हमने 13 क्यों बताया कि सही हो सकता है, कहीं कहीं आप देखेंगे कीबोर्ड में FN भी लिखा होता है, N, इसको काउंट करेंगे तो ये आपका 13 होता है। लेकिन मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में, या कह लीजिए SSC के एग्ज़ाम में, या अधिकतर एग्ज़ाम में 12 को ही सही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर वो F1 वाली बात मैंने समझा दी, उसको समझ लीजिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है, आपको बताना है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी मतलब अच्छे क्वालिटी का आउटपुट देगा। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर्स, एक या दो, यानी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों, या नॉन इम्पैक्ट। देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर के प्रकार है। ठीक है, ये प्रिंटर के टाइप है दो। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें हम प्रिंट करते हैं तो साउंड नहीं आता, जैसे आपका लेजर प्रिंटर जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस समय होता है। ठीक है, ये सब प्रिंटर ऐसे होते हैं जिसमें आवाज़ नहीं होती, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिससे प्रिंट करने में आवाज़ होती है, जैसे डेजी विल प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये सभी हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें, इससे पूछा है सबसे हाई क्वालिटी का, सबसे अच्छा प्रिंट आउट हमें कहाँ से मिलेगा, आउटपुट कहाँ से सबसे अच्छा मिलेगा, तो वो है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, लेकिन ये इस कास्ट में बहुत महंगा आता है। आप जितने भी वॉलपेपर्स देखते हैं जो प्रिंट आउट होके आपको मिलते हैं, या डिजिटल आप देखते होंगे जो आपके मैरिज के या वो सब सारी चीज़ें बनाई जाती है, फ़ोटो कह सकते हैं एक तरीके से, सब हाई क्वालिटी की, या देखते हैं होल्डिंग्स लगी होती है, वो सभी हमारी प्लॉटर से प्रिंट होती हैं। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। जहाँ कहीं भी दिखाई देने वाली बात होगी वहाँ आप खोजिए ऐसा ऑप्शन जो कि आउटपुट हो। ठीक है, तो देखिए
CPU हो ही नहीं सकता है, ठीक है, यहाँ दिखाई थोड़ी देता है। ये IBM लिखा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये तो हो ही नहीं सकता। ALU के बारे में हमने अभी आपको पढ़ाया, ये होगा नहीं। तो सही क्या ऑप्शन होगा? VDU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? आउटपुट बताइए कौन सा है? स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। आपको बताना है कि कौन सा जो है माध्यम है। तो बताइए कौन सा है? क्या प्रिंटर है? नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? सॉरी, मैंने ही गलत पढ़ा था, यहाँ आउटपुट पूछा है ना, तो आउटपुट राइट है, प्रिंटर ही सही है आपका, ठीक है। हमने पढ़ लिया था इनपुट, ठीक है, यही होता है मिस्टेक, कभी कभी पढ़ने में गलती हो जाती है, ठीक है। तो फिर से मैंने अपनी ही शब्द को उसको सुधार लिया है, यहाँ पे आउटपुट पूछा है तो आउटपुट प्रिंटर होगा, ठीक है। मुझे लगा अगर इनपुट है तो यहाँ तो कई ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, पूछा गया है DOS। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसको कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? अगर आप कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? तो देखिए, हमको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। A एंड B दोनों सही है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसी सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते। यानी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी चीज़ें चल रही हैं जिसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते, वो सभी हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि हार्डवेयर क्या होते हैं? सारे जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, भौतिक उपकरण होंगे, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे आपका माउस है, कीबोर्ड है, ये सभी हमारे हार्डवेयर में आते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में आपके एप्लीकेशंस आते हैं, आपके प्रोग्राम के कलेक्शन को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इतना आप समझते रहिएगा। सॉफ्टवेयर के कुछ जो है टाइप्स होते हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने इंक्लूड किया है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके जो है मैंने बताया ना कि लू से, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता तो सकती हूँ, लेकिन आपके पास समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो कम ही इमेज में आप चीज़ों को समझ पाई, इसलिए मैं ये इमेज आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से आपको मेमोरी की चीज़ें कुछ बताऊंगी। मेमोरी से प्रश्न आपके बनते हैं, देखते चलिएगा। टाइप ऑफ मेमोरी पूछा जाए, मेमोरी मेन कितने प्रकार की है? तो आप बताएंगे दो, एक ये और ये दूसरी ये। इसको क्या कहते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं मेनली, ठीक है। फर्स्ट मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी को या प्राथमिक मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी है, उसे हम ऑक्सिलरी मतलब सहायक, आप लोग वर्ब में पढ़ते होंगे ना, ऑक्सिलरी वर्ब, वही है ऑक्सिलरी मेमोरी, या तो हम इसको बैकिंग स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। मेमोरी के मेन दो ही प्रकार होते हैं। आप लोग जो रैम रोम पढ़ते हैं, ये आपके मुख्य मेमोरी यानी सेमी कंडक्टर मेमोरी या कहिए प्राइमरी मेमोरी जो आप इधर पढ़ रहे हैं, इधर आपको देखने को मिलते हैं उसके प्रकार में। देखिएगा, अब हमारी मेन मेमोरी के देखिए टाइप लिखा है, नॉन वैलेटाइल कैश मेमोरी और ये अस्थाई मेमोरी जो कि वैलेटाइल मेमोरी है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वैलेटाइल क्या होती है। आप समझ लीजिए, मैं इसको जो समझा रही हूँ पहले। देखिए, जो हमारी नॉन वैलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी क्या होती है, जैसे आपका पावर ऑफ हो गया, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं और लाइट अचानक से चली जाए, ठीक है। आप वर्तमान में कोई काम करें, उसको आपने सेव नहीं करके रखा, तो आपका क्या हुआ, जितने भी डेटा आप वहाँ टाइप कर रहे थे या जो भी काम आप कर रहे थे वो आपका बंद हो जाएगा। दोबारा से जब पावर सप्लाई आएगी यानी दोबारा कंप्यूटर ऑन होगा, तो जो वर्तमान में चीज़ें चल रही थी वो आपको नहीं दिखाई देती हैं। मतलब कुल मिला के इसका कहना ये है कि पावर सप्लाई यानी बिजली, लाइट का जिस पे इफेक्ट होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और स्थायी मेमोरी होती है। जबकि ऐसी मेमोरी जिस पे लाइट का कोई असर नहीं होता वो हमारी नॉन वैलेटाइल होती है। एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैं किसी भी कैंडिडेट से, अगर चाहे वो छोटे क्लास के हों, 8th 7th के कोई भी हो, मैं उससे पूछ लूँ कि आपको अल्फ़ाबेट आता है A to Z, आप तुरंत कहोगे यस आता है। A to Z सुनाइए, आप तुरंत सुना देंगे, है ना, ठीक है।
अगर आपसे अभी किसी से मैं कह लूँ बताइए 45 का टेबल बताइए कि क्या होता है, मतलब पहाड़ा जो होता है, क्या सब लोग बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि वो हमारी टेम्प्रोरी मेमोरी में है, अस्थाई, क्योंकि हमने उसको अस्थाई रखा। जब हमें ज़रूरत हुई तो मल्टीप्लाई करके याद कर ली चीज़ों को, ठीक है। और लेकिन A to Z हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि हमारे परमानेंट मेमोरी में जाके वो सेव हो चुकी है। उसी को हम स्थाई मेमोरी, मतलब स्थाई हो गई है, उसको हम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आप लोग जब सफ़र में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं कि वो आपको कभी नहीं भूलते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भूल जाती है। जो भूल जाए, जो स्थाई न रहे, उसको हम रैम कहेंगे, और जो स्थाई हो जाए उसको हम रोम कहते हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ पा रहे होंगे आप लोग। जैसा कि मैंने बताया, मेमोरी इतना ही नहीं होता, बहुत कुछ होते हैं मेमोरी। मगर मेमोरी पढ़ाना शुरू करूँ तो 2-4 लेक्चर उसमें ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस आपको एक समझ विकसित करनी है, जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़े हैं उनको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये चीज़ को आपको बता रही हूँ कि आप समझ लीजिए। आगे देखिएगा। अब जैसे रोम है, ROM मैंने बताया, ये नॉन वैलेटाइल है, ये स्थाई मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। और ये क्या है? टेम्पोररी मेमोरी है, रैम। अब रोम के प्रकार क्या क्या होते हैं तो देखिए, जो हमारा ROM होता है, रोम के प्रकार क्या होते हैं, यहाँ लिखा प्रोम का मतलब यहाँ पे है PROM, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगला क्या होता है? EPROM, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इसका होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक हमारा होता है EEPROM। ये जो ई प्रॉम लिखा है ना, प्रॉम का मतलब होता है PROM, ठीक है। ई का मतलब ई लगा लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन सब के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, पर आपको यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, पर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जो हमने आपको बता दिया इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अब हम रैम की बात करें तो रैम में क्या आएगा? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, और आपका जो है टेप, सीडी आएगा आपका, और जो है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, ये सभी आते हैं। पूछा जाए सबसे हाई स्पीड या सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, अक्सर प्रश्न पूछता है, तो वो कैशे मेमोरी होती है। इसका काम क्या होता है? ऐसी फाइल या ऐसा डेटा जिसका यूज़र लगातार यूज़ करता है, वो ऑटोमेटिक जो है CPU और जो है यूज़र के मध्य जो होता है आउटपुट दिखाने में, इसको फास्ट कर देता है। मतलब आप एग्जाम्पल से समझिए, आप मोबाइल फ़ोन में अपने यूट्यूब पे या कहीं भी कोई चीज़ जो सर्च करते हैं, रेगुलर सर्च करते हैं, वो आपको सजेशन में आता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से समझ लीजिए कैशे मेमोरी होता है कि वो यूज़र को तुरंत डेटा देता है। तो कैश मेमोरी क्या है? सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मेमोरी की जो मैंने भी यहाँ कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपके एग्ज़ाम में अभी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आया तो इतने से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने फुल फॉर्म रखे हैं, इसको ज़रा देख लीजिए एक नज़र। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, देखिएगा। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BSNL का क्या होगा? भारत संचार निगम लिमिटेड। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और CAM का क्या होगा? तो कंप्यूटर जो है एडेड जो है मैन्युफैक्चरिंग होगा। CD जो आप यूज़ करते हैं, ये गोला सा जो होता है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD रोम का मतलब, अभी रोम का मतलब मैंने बताया ना, रीड ओनली मेमोरी। CD का भी बता दिया ऊपर, तो वही होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW का मतलब क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। देखिए, ये जितना हम आपको बता रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। होने को तो आपको बहुत मिलेंगे, कंप्यूटर के फुल फॉर्म या किसी भी एरिया के फुल फॉर्म बहुत होते हैं, लेकिन ये रिपीटेड हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कोबोल को देख लेंगे, इसका क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है CPU को भी बताया ही था। CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT का क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब फिजिक्स के अगर आप स्टूडेंट होंगे, पढ़े होंगे तो सुने भी होंगे कि कुछ इस तरीके से बना होता है। पहले की जो टीवी होती थी उसमें इस तरीके से होता था ना, यहाँ से इस तरीके से रेस जाती थी। आगे देखेंगे। और हमारा CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम। और DAC का मतलब होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL का मतलब होता है डिजिटल कमांड लैंग्वेज, ठीक है। कुछ और फुल फॉर्म है, उसको देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर।
जैसे यूपीएस अब बहुत कम यूज़ होता है। यूपीएस मतलब एक स्टेबलाइज़र है एक तरीके का, मतलब स्टेबलाइज़र क्या नहीं कह सकते आप, इसको बैटरी कह सकते हैं। जैसे अगर आपका पावर सप्लाई अचानक कट हो गया, लाइट चली गई, तो आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, आपको इतना समय देता है वो बैटरी कि आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन कर पाएँ। ठीक है, तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीएसएनएल का क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएसएनएल का क्या होगा? विदेश संचार निगम लिमिटेड। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। यहीं पे डब्ल्यू का भी सुन लीजिए, इसका होता है वाइड एरिया वर्ल्ड वाइड वेब होता है। डब्ल्यू का क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब होगा। अगर पूछा जाए लैन का, LAN का, तो उसका क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। तो अभी जितने फुल फॉर्म बताए इसको ज़रूर रिवीजन करिएगा। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा है, इसको समझ लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर, अभी आपको बताए थे ना कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम के कलेक्शन होते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग जगहों पे काम आते हैं, लेकिन मेन कितने प्रकार के होते हैं वो समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम के कलेक्शन को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ पे केवल मैं आपको बताऊंगी क्या प्रकार है, कैसे पहचाने, केवल इतना ही बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर इतना ही नहीं होता, आपको तो सिर्फ इतना ओरल बता रही हूँ कि इतना भी पढ़े रहेंगे तो पेपर में आएगा तो कर लेंगे, आप देखेंगे। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर मेनली 3 प्रकार के हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, और अनुप्रयोग को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। और तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। फिर से सुनिएगा, सॉफ्टवेयर मेन 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि सिस्टम को चलाने के लिए काम करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। देखिए पहले इसको समझिएगा, सिस्टम का मतलब आपके केवल कंप्यूटर को नहीं समझिए। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आप, तभी आपका आपका मोबाइल, लैपटॉप या आपका PC कुछ भी है वो तभी रन करता है, उसी को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के अपने यूज़ हैं, अपने टाइप हैं कि आप किस एरिया के एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। किसी को एजुकेशन का बहुत शौक होगा तो उनके में बहुत सारे ऐप आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिलेंगे, करंट न्यूज़ के मिलेंगे, न्यूज़ चैनल के मिलेंगे और अदर मिलेंगे। ठीक है, और वहीं पे कोई गेम का शौकीन होगा तो उसके आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन में आपको जो है गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है कि कौन क्या कर रहा है। मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से जो चीज़ें हम यूज़ करें, जैसा आपको ज़रूरत है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे चिकित्सा ऑपरेटर का मतलब क्या है? जो आपके जो मेडिकल सॉफ्टवेयर होते हैं वो, और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, आप पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये सब जो पढ़ते हैं ना, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जबकि आपका जो होता है डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा भी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोलर होता है, डेटा संचार सॉफ्टवेयर मतलब डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, और डिवाइस ड्राइव जो होता है, ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और ये आपको बता ही दिया। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे टेक्स्ट एडिटिंग, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये क्या होते हैं? ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए, सब आना चाहिए। ध्यान से अगर आप इस क्लास को स्पीड करके भी पढ़ेंगे, मैंने कोशिश की थी कि 30 मिनट में कंप्लीट करा दूं, लेकिन 2-4 मिनट आपका ज़्यादा ही हुआ होगा। इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, और ये आपको हमेशा काम आएगा, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी आपको। बाकी अगर आप अपने खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़िए, बाकी चीज़ें मैंने दी हैं। और प्रीवियस ईयर के जो भी नोट्स PDF है सब कुछ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।